वेलकम टू आरएस लॉ क्लासेस। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार का एक महत्वपूर्ण भाग समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में दिया गया है। इसका जो पहला 14 है इसमें विधि के समक्ष क्षमता के बारे में बताया गया है, यानी विधि के सामने सभी व्यक्ति समान है। इस अधिकार को आज हम विस्तृत रूप में देखेंगे। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष क्षमता। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। सबसे पहली बात, ये एक नेगेटिव लैंग्वेज है जिसमें वंचित नहीं करेगा। जहां पे इस प्रकार की लैंग्वेज आती है वो एक नेगेटिव लैंग्वेज होती है। और दूसरी बात, ये व्यक्तियों पर लागू होती है। व्यक्ति का अर्थ होता है नागरिक भी और अनागरिक भी, यानी विदेशी व्यक्तियों पर भी ये बात लागू होती है। तो ये पूछा जाता है, तो ऐसे कौन से आर्टिकल है जो केवल नागरिकों पर लागू होते हैं? तो वो है 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो आर्टिकल है वो केवल और केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं। आर्टिकल 14 व्यक्तियों पर लागू होता है, यानी नागरिक और अनागरिक दोनों के बारे में लागू होता है। विधि के समक्ष क्षमता और विधियों को समान संरक्षण को देखने से पहले जो आर्टिकल 14 है इसके बारे में मुख्य मुख्य बातें हम देखेंगे। सबसे पहली बात है, अनुच्छेद 14 नागरिक और अनागरिक दोनों को प्राप्त है। दूसरी, अनुच्छेद 14 में प्रदत्त समता का अधिकार मौलिक विधि और प्रक्रियात्मक विधि दोनों में लागू होता है। यहाँ पर देखिए, विधि के सामने सभी व्यक्ति समान होते हैं। तो विधि क्या सिर्फ मौलिक विधि आएगी? नहीं, इसमें प्रक्रिया विधि भी आती है। चाहे इसके लिए प्रोसीजर अपनाना हो, चाहे किसी को अधिकार या दायित्व देना हो, विधि सबके लिए समान होती है। इसलिए आर्टिकल 14 मौलिक विधि पर भी लागू होता है और प्रक्रियात्मक विधि पर भी लागू होता है। तो ये जो विधि के समक्ष क्षमता है, ये किस संविधान से लिया गया? ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और प्रोफेसर डाइसी ने इसे विधि के शासन सिद्धांत में प्रतिपादित किया है। ये रूल ऑफ लॉ से लिया गया है। प्रोफेसर डाइसी ने विधि के सिद्धांत के लिए 3 आवश्यक तत्व बताए हैं। कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं? कि विधि की सर्वोच्चता, जहां पे विधि की समक्ष क्षमता और इस तरह के रूल ऑफ लॉ विधि का शासन चलता है, वहां विधि की सर्वोच्चता होती है, विधि के समक्ष क्षमता होती है और संविधान साधारण विधि का परिणाम होना चाहिए। ये 3 बातें प्रोफेसर डाइसी ने विधि के शासन के अंतर्गत बताई है। तो हमने इसमें देखा, अगर प्री परीक्षा में आता है कि आर्टिकल 14 किन पर लागू होता है? नागरिकों पर, अनागरिकों पर, दोनों पर, किसी पर नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों पर लागू होता है। तो ये किस विधि पर लागू होता है? मौलिक और प्रक्रियात्मक दोनों विधियों पर लागू होता है। कि किस संविधान से लिया गया है? ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और विधि के शासन के सिद्धांत किसने दिया था? ये प्रोफेसर डाइसी ने दिया था। विधि के समक्ष क्षमता को प्रोफेसर डाइसी ने विधि का शासन कहा गया है। और प्रोफेसर डाइसी ने कौन कौन से आवश्यक तत्व बताए? कितने बताए? 3 बताए। और तीनों कौन कौन से हैं? विधि की सर्वोच्चता, विधि की समक्ष क्षमता और संविधान साधारण विधि का परिणाम होना चाहिए। इस प्रकार जो आर्टिकल 14 है इसके बारे में हमने मूल मूल जो बातें हैं इन पर लागू होती है ये हमने देखा। क्योंकि जो अपनी विधि में आर्टिकल 14 दिया गया है वो 3 लाइनों का दिया गया है, लेकिन इससे ये बात सफिशिएंट नहीं है कि हम अपने प्रश्नों के उत्तर प्री में, मेंस में दिए जाए वो पूरे हो सके। तो इसके लिए हमें एडिशनल बातों को देखना होगा, जिसमें हमने कुछ ये बातें देखी। अब हम देखेंगे विधि के समक्ष क्षमता क्या है और विधियों का समान संरक्षण क्या है। विधि के समक्ष क्षमता, समान परिस्थितियों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को विधि में दिए गए विशेषाधिकार और अधिरोपित कर्तव्य के संबंध में समान व्यवहार किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति साधारण विधि के अधीन होगा। यह नकारात्मक रूप है, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। तो सभी व्यक्ति समान हैं, किसी को भी विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि विधि के सामने सभी व्यक्ति समान हैं और विधि के समक्ष सभी समता का अधिकार दिया गया है। यहाँ पर
जो समानता है, इक्वलिटी, वो बताई गई है कि समान लोगों के साथ समान विधि का होना तथा ये सारे जो लोग होते हैं इस समान विधि के अनुसार प्रशासित होते हैं। जो बात बताई गई है वो भारत में कोई भी व्यक्ति हो उसमें, चाहे वो कृषक हो, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी या कोई भी संवैधानिक पद का व्यक्ति हो, यदि कोई भी कार्य वो विधिक औचित्य के बिना करता है तो उस कार्य के लिए सभी समान रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी के साथ भी जन्म, मूल वंश आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच विशेषाधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा और न ही उन पर ऐसा कोई कर्तव्य अधिरोपित करते समय कोई विभेद किया जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि विधि के सामने सभी व्यक्ति समान है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, किसी भी परिस्थिति का व्यक्ति हो, विधि के सामने समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में दिया गया है। हमने विधि के समक्ष क्षमता को देखा। विधि के समक्ष क्षमता ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये एक सकारात्मक वाक्यांश है। इन दोनों में अंतर क्या आया? पहला कि वो इंग्लैंड के संविधान से है और ये अमेरिकन संविधान से है। दूसरा, वो नकारात्मक लैंग्वेज है और ये सकारात्मक लैंग्वेज है। तो यहाँ पर कहा गया है कि विधि के सामने सभी व्यक्ति समान होंगे। समान परिस्थितियों में रहने वाले सभी व्यक्तियों के साथ समान संरक्षण दिया जाएगा। यदि मान लो कोई व्यक्ति एलएलबी किए हुए हैं तो सभी जो व्यक्तियों ने एलएलबी की है वो जुडिशियल एग्जाम देने के लिए एप्लीकेबल होते हैं। उसी प्रकार ऐसा नहीं है कि जिन्होंने डॉक्टरी की है वो कोई जुडिशरी एग्जाम देंगे, नहीं। जिन्होंने एमबीबीएस किया है वो डॉक्टर बनने के लिए। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि विधियों का समान संरक्षण, जो समान परिस्थिति के व्यक्ति हैं उनको समान संरक्षण दिया जाएगा। समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ प्रत्येक परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाए और असमान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार न किया जाए। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण बताया, एमबीबीएस वाला जुडिशियल का एग्जाम नहीं दे सकता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण, ये दोनों ही बातें हैं जो समानता के अधिकार को बताते हैं। इसके बहुत ही अपवाद भी आते हैं। जैसे आर्टिकल 361 को हम देखेंगे जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए हैं और जो सेना के सदस्य हैं उन पर अलग से विधि लागू होती है और विदेशी राजदूत और दूत और विदेशी शासक, इस प्रकार के जो कुछ ऐसे अपवाद है जिन पर आर्टिकल 14 में देखा जाए तो जो विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण है वो बात लागू नहीं होती है क्योंकि इन्हें विशेषाधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर हमें आर्टिकल 14 याद रखना है, लेकिन इसके साथ में आर्टिकल 361 भी याद रखना है जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज प्रमुखों को उन्मुक्ति प्रदान की गई है, उन्हें विशेषाधिकार दिए गए हैं। और इसके अलावा सेना के लिए अलग से विधि बनी गई है, मार्शल लॉ है उनका, तो उनकी विधि के अनुसार वो शासित होते हैं। विदेशी राजदूत हो, विदेशी दूत हो, विदेशी शासक हो, विदेशी सेना हो, विदेशी शत्रु हो, उन पर भी ये आर्टिकल 14 लागू नहीं होता है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष क्षमता की बात करता है, लेकिन सभी व्यक्ति समान परिस्थितियों में नहीं होते हैं। कुछ प्रकृति, योग्यता, परिस्थितियों के आधार पर वो असमानता में रहते हैं। इस असमानता को देखते हुए उनके लिए अलग से विधि का प्रावधान किया जाता है। तो इनका वर्गीकरण किया जाता है जो इस प्रकार असमान परिस्थितियों में रहते हैं। और इसलिए जो ये एक नया कॉन्सेप्ट आया वर्गीकरण का, तो ये वर्गीकरण जो किया जाता है वो युक्ति युक्त वर्गीकरण होना चाहिए। तो आर्टिकल 14 में कहा गया है कि युक्ति युक्त वर्गीकरण की अनुमति देता है। जो आर्टिकल 14 है वो युक्ति युक्त वर्गीकरण की अनुमति देता है किंतु वर्ग विधान का निषेध करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी व्यक्तियों के समूह को किसी वर्ग में बांटा जाए। यहाँ पर वर्गीकरण किया जा रहा है, उन्हें असमान परिस्थिति रहते हुए उन पर समान
अधिकार लागू करने के लिए उनकी परिस्थितियों के आधार पर उन पर विधि लागू की जा सके। जैसे कोई जनजाति क्षेत्र में रहते हैं, उन पर समान परिस्थिति में लागू विधि नहीं हो सकती है, एससी-एसटी के लिए अलग विधि है, या फिर कोई आदिवासी क्षेत्र है, उनके लिए अलग विधि है। इस तरह से ये एक नया कॉन्सेप्ट आया। किसी भी विधि को सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता और सभी विधि को प्रकृति, योग्यता और परिस्थितियों में समान नहीं होते। इसलिए भिन्न-भिन्न स्थानों, परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न विधि का निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पर जब अलग-अलग स्थान पे कोई व्यक्ति रहते हैं, अलग-अलग परिस्थितियों में रहते हैं, तो उनके लिए अलग-अलग विधि बनाई जा सकती है। इसके लिए कुछ केसेस आए, लेकिन साथ ही हम एक बात और देखेंगे कि वर्गीकरण के आवश्यक तत्व क्या है। हमने वर्गीकरण कर दिया, लेकिन किस आधार पर करेंगे? सबसे पहला है, ऐसा वर्गीकरण बोधगम्य अंतरण पर आधारित होना चाहिए। आप अपनी मनमानी से ऐसा वर्गीकरण नहीं कर सकते। जो आवश्यक परिस्थिति है, बोधगम्य है, उसके आधार पर ही ऐसा वर्गीकरण किया जाना चाहिए। दूसरा है, वर्गीकरण के आधारों और विपरीत कार्यविधि के उद्देश्य में निकटस्थ संबंध होना चाहिए। आप वर्गीकरण कर रहे हो, किसका कर रहे हो, उसकी क्या परिस्थिति है, इसलिए इसका वर्गीकरण किया जाना आवश्यक है। इन दोनों परिस्थितियों में निकट संबंध होना चाहिए, तब ऐसा वर्गीकरण किया जा सकता है। जब इन दोनों बातों को हम देखते हैं तो एक नया आयाम सामने आता है, जो है मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण। आप किसी भी प्रकार का वर्गीकरण कर रहे हो तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी से किसी प्रकार के वर्गीकरण को करोगे, क्योंकि समता का जो सिद्धांत है वो लोकतंत्र की ओर अग्रसर होता है, लेकिन जो मनमानापन है वो तानाशाह की ओर अग्रसर होता है। हमारा जो संविधान है वो लोकतंत्र पर आधारित है, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाता है। यहाँ पर हम मनमानेपन को नहीं अपना सकते हैं। तो इसका एक नया सिद्धांत दिया, समता के नए आयाम मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण। इसे नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसमें एक मामला आया, सेंट्रल इंलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस ब्रजोनाथ गांगुली। ये 1986 का मामला है, जिसमें आर्टिकल 14 में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है, ये बताया गया है। जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित अगर कोई मामला आता है तो ये सेंट्रल इंलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कंपनी का मामला है। अगर प्री परीक्षा में आपसे पूछा जाता है इससे संबंधित मामला, तो ये मामला है। और मुख्य परीक्षा में अगर आपसे डिटेल में प्रश्न पूछा जाता है तो आप 2-3 केसेस को लिख के अपने उत्तर को बहुत ही अच्छा इफेक्टिव बना सकते हैं। दूसरा है, ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य। ये 1974 का मामला है। इसमें जस्टिस पीएन भगवती थे। जस्टिस पीएन भगवती ने ये इसमें बताया गया है कि समता और मनमानापन एक दूसरे के परस्पर शत्रु है। तो यहाँ पर समता अलग चीज है और मनमानापन अलग चीज है। इसके अलावा जो केस आया, मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला आया, जो 1978 का है। उसमें कहा गया है कि अब यह अच्छी तरह सुस्थिर हो गया है कि मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है कौन? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, क्योंकि जो काम मनमाना है वह आवश्यक रूप में समता के विरुद्ध है। जो भी मनमाना होता है वो समता के विरुद्ध होता है। सेम बात है जो ईपी रोयप्पा में बताया गया है कि समता और मनमानापन एक दूसरे के शत्रु है। और ये भी कहा गया है कि ये एक न्यायिक सूत्र है, जुडिशियल फॉर्मूला है। क्या? नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण का सिद्धांत एक न्यायिक सूत्र है। वर्गीकरण के क्या-क्या आधार होने चाहिए, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले जो आधार है, भौगोलिक आधार। भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर सभी व्यक्तियों की दशाएं समान नहीं होती है। वो भिन्न-भिन्न राज्यों में निवास करते हैं, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो उनकी परिस्थितियां अलग-अलग होती है। इस आधार पर उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। दूसरा है, आजीविका की प्रकृति के आधार पर। कोई व्यक्ति किसी फुटपाथ पर कार्य करता है, कोई व्यक्ति किसी बिजनेस में कार्य करता है, किसी व्यक्ति के बहुत ही अमीर है, या फिर
किसी अलग-अलग परिस्थितियों में उनकी जीविका चलती है, तो सभी के लिए उनकी आजीविका के आधार पर भी ऐसा वर्गीकरण किया जा सकता है। तीसरा है राज्य के पक्ष में विभेद का किया जाना। जब राज्य स्वयं एक वर्ग है और साधारण नागरिक से भिन्न होता है, यदि कोई भी अधिनियम के साथ भिन्न व्यवहार करता है जो नागरिकों के साथ नहीं करता, तो वह विभेदकारी नहीं माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे राज्य का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि प्राप्त करना, विशेष उद्योगों का चुनाव करना, भूमि का अधिग्रहण करके उसे सार्वजनिक प्रयोजन के लिए घोषित करना, विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक उपयोगिता के प्राथमिकता निर्धारित करना, ये सारे जो अधिकार है वो सभी को प्राप्त है। लेकिन ऐसा करते समय राज्य की आवश्यकताएँ, उनकी सुविधाएँ, उनके जो तर्क संगत तत्व पर ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। इसलिए इसमें कोई विभेद नहीं उठेगा कि राज्य ने किसी निजी उद्योग संस्था को सार्वजनिक संस्था घोषित कर दिया। तो यहाँ पर अगर कोई इस तरह का विभेद किया जाता है कि किसी संस्था को सार्वजनिक संस्था घोषित कर दिया है, तो यह ऐसा विभेद किया जा सकता है, इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अगला है एक व्यक्ति के पक्ष में भी विभेद किया जा सकता है। जब एक व्यक्ति होता है, वो एक व्यक्ति एक वर्ग माना जाता है, उस पर भी ये बात लागू होती है। यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण केवल एक व्यक्ति को लागू होता है, दूसरे को नहीं, तो उस एक व्यक्ति को ही वर्ग माना जाएगा। इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण मामला भी आया चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ का, जिसमें ये कहा गया है कि एक व्यक्ति एक वर्ग माना जाता है। उस पर भी ये बात लागू होती है। अगला जो पॉइंट है उसमें है कर में छूट के लिए भी विभेद किया जा सकता है। जैसे इनकम आयकर है, आयकर उनके आय के आधार पर विभेद किया जाता है, तो यहाँ इस प्रकार का विभेद भी किया जा सकता है। अगला है विशेष न्यायालय व प्रक्रिया। जैसे संसद विधि बनाकर अगर कोई विशेष न्यायालय बनाती है और विशेष प्रावधानों को बनाती है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि ये आर्टिकल 14 का अतिक्रमण करती है। इसलिए अगर इस प्रकार का वर्गीकरण होता है, तो भी ये वर्गीकरण किया जा सकता है। अगला है प्रशासनिक अधिकारियों की व्यवस्थित शक्ति। प्रशासनिक अधिकारियों को अपने कार्य के संबंध में कुछ शक्तियाँ दी जाती है और इस शक्तियों को सामान्य जनता को नहीं दिया जाता है, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि ये भी आर्टिकल 14 का अतिक्रमण करता है। यहाँ पर ऐसी शक्तियाँ देना आवश्यक हो जाता है क्योंकि इन प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए शक्तियों का प्रदान किया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर भी किया जा सकता है। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट देखे। अगर आपके पास प्रश्न आता है युक्तियुक्त वर्गीकरण के संबंध में, तो आप सबसे पहले वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। आप उसके बाद युक्तियुक्त वर्गीकरण जो होता है वो उसके जो 2 आवश्यक तत्व है उनके बारे में बताएंगे। वर्गीकरण के आधार क्या-क्या हो सकते हैं उसके बारे में लिखें। आप 1-2 उसमें केस लॉज़ डालें। इस प्रकार आप अपना उत्तर को पूरा कर सकते हैं। इसमें जो मुख्य मामला आए इसमें है जो एक व्यक्ति भी एक वर्ग हो सकता है, व्यक्ति में विधिक व्यक्ति शामिल है। ये किस मामले में कहा गया है ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जिसमें इसका उत्तर है चिरंजीत लाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1951 का ये मामला है, जिसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति भी एक वर्ग हो सकता है, व्यक्ति में विधिक व्यक्ति शामिल है। दूसरा मामला है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम अनवर अली सरकार 1952 का मामला है। इसमें न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री थे और उन्होंने कहा है कि विधियों के समान संरक्षण विधि के समक्षमता का ही उपसिद्धांत है। तो जो 2 सिद्धांत हमने आर्टिकल 14 में पढ़े हैं कि विधि की समक्षमता और विधियों का समान संरक्षण। जो विधियों का समान संरक्षण है वो विधि की समक्षमता का ही उपसिद्धांत है, ये इस मामले में कहा गया है। सेंट्रल इनलैंड वाटर कॉर्पोरेशन वर्सेस बैजूनाथ गांगुली या फिर दिल्ली यातायात निगम बनाम DTC मजदूर कांग्रेस, ये दोनों ही मामले नैसर्गिक न्याय क्षमता पर अंतर्निहित तत्व पर आधारित है। एक मामला आता है IPC की धारा
303 पर, जिसे 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि आर्टिकल 14 का अतिक्रमण करता है। ये मामला मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला है 1983 का। सरोज रानी बनाम सुदर्शन चड्ढा, ये हिंदू लॉ पर डिपेंड है। ये हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 को संवैधानिक घोषित किया और कहा गया कि जो आर्टिकल 14 जो धारा 9 है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 का अतिक्रमण नहीं करता है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष क्षमता। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं। जावेद बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, ये मामला 2 बच्चों से अधिक बच्चे होने पर सरपंच का चुनाव आप नहीं लड़ सकते, इसके संबंध में है। तो यहाँ पर हमने कुछ मामलों को देखा जो आवश्यक रूप से पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आर्टिकल 14 पर क्या-क्या प्रश्न बनते हैं। आर्टिकल 14 जो 3 लाइनों का है भारतीय संविधान के अंतर्गत, उस पर क्या-क्या प्रश्न बनते हैं। आर्टिकल 14 पे प्री में मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इन पर मुख्य क्या केस लॉज आए हुए हैं। अगर आप प्री परीक्षा में देते हैं तो इनके सारे फैक्ट्स को याद करें। अगर मुख्य परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप इसकी डिटेल को लिख सकते हैं। इसमें आप 2-3 केस लॉज अगर लिखते हैं तो इसमें आपका उत्तर बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है। इस प्रकार आर्टिकल 14 को हमने पूरा किया। अगले जो भी प्रावधान है हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।